हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है, कोलून पेनिनसुला को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सेमेरू वोल्केनो को लेकर के। तो सेमेरू वोल्केनो को अगर हम मैप में व्यू करें तो इंडोनेशिया कंट्री का जो जावा प्रोविंस है वहाँ पर सेमेरू वोल्केनो लोकेटेड है। सेमेरू वोल्केनो को द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं और जो जावा प्रोविंस है इंडोनेशिया का, उसकी सबसे हाईएस्ट वोल्केनो के रूप में और एक्टिव वोल्केनो के रूप में लोकेटेड है सेमेरू वोल्केनो। अगर हम कंपैरिजन करें इंडोनेशिया का पूरे वर्ल्ड के साथ में, तो पूरे वर्ल्ड में जितने एक्टिव नंबर में जो वोल्केनो है उसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर जो है वो इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया का जो सेमेरू वोल्केनो है, इसके अलावा जावा में ही मेरापी वोल्केनो और है। इसके अलावा जो सुमात्रा प्रोविंस है इंडोनेशिया का, वहाँ पर है सिनाबंग वोल्केनो। इनमें इरप्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये जो वोल्केनोज के नेम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड न्यूज़ में रहे थे। द हिंदू के फ्रंट पेज पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डीयू को एड्रेस किया, क्योंकि आप सभी को पता है कल हमने डिस्कस किया था कि डीयू यूनिवर्सिटी को 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1922 में उसको एस्टेब्लिश किया गया था और स्टार्टिंग में 3 इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के साथ में उनको ओपन किया गया था। कल हमने उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उन सभी को डिस्कस किया था। ओके, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एजुकेशन को लेकर के और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारे इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल है उन सभी के बारे में बताया, कि जिस तरीके से एंशियंट टाइम में हमारे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी और ओडनपुरी, इन सभी ने हमारे इंडिया को एस्टेब्लिश करने में एज ए विश्व गुरु काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में डीयू जो है वो भी अपना रोल प्ले कर रही है और अच्छे से अपना वर्क कर रही है। और आने वाले टाइम में जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो इंडिया को दोबारा से विश्व गुरु एस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर उन्होंने बात रखी कि किस तरीके से एजुकेशन को हम प्रमोट करें ताकि जो पूरे वर्ल्ड से, ग्लोबली लेवल से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में अट्रैक्ट हो। इसके लिए उन्होंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है और इसके बेसिस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, काफ़ी अच्छे से इवोल्व करेंगे और उसके बेसिस पर जो वर्ल्ड लेवल पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में स्टडी करने के लिए काफ़ी अपने आप को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, अब एजुकेशन की बात हुई है तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। आप सभी को पता है वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एक रैंकिंग पब्लिश होती है, द टाइम्स हायर एजुकेशन के नाम से जिसको मानते हैं। और हमारे इंडिया में भी NIRF रैंकिंग होती है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ का क्या लेवल है उससे पता चलता है। और उन रैंकिंग के बेसिस पर ही एक इम्पोर्टेंट रूल इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया कि रैंकिंग के बेसिस पर ही ग्लोबली लेवल पर एक हम मैसेज दे पाएँ कि हम रेगुलरली हमारे एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अदर फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो एजुकेशन जो है वो हमारी कंकरेंट लिस्ट में आता है। व्हाट इज़ कंकरेंट लिस्ट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ये जो वर्ड है इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ओके, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने बेसिक प्रोविज़न जो हमें लगा, हमने पूरे वर्ल्ड के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी स्टडी की, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे, और उसके बाद में ड्राफ्ट तैयार किया, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने इंक्लूड की। ओके, इंडिया की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो जो कंकरेंट लिस्ट है उसको ऊपर आपको पता है कि जो सेंटर और स्टेट दोनों ही उसके ऊपर रूल बना सकते हैं उन सारी सब्जेक्ट के ऊपर। तो पहले जो एजुकेशन था वो था स्टेट लिस्ट का पार्ट, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इस अमेंडमेंट एक्ट से 5 सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और उन 5 लिस्ट में
उन 5 जो सब्जेक्ट थी उनमें से एक एजुकेशन भी था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जो सेक्टर है उसको कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। वेट एंड मेजर्स जो है उसको कंकरेंट लिस्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन सभी को कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ओके, अब यहाँ पर हमने बात की है कंकरेंट लिस्ट की, तो हम देख लेते हैं कि यूनियन लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट हैं उसमें कौन कौन से एक दो इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, इसके अलावा करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। और जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसमें आता है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। इसके अलावा एक लिस्ट और होती है जिसको हम रेजिडरी लिस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब इन तीनों लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में और जो हमारी यूनियन लिस्ट है, इनमें अगर कोई भी पावर, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो शामिल नहीं है और अचानक से बाद में ध्यान आता है कि अरे, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में इशू क्रिएट हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा वैसे वैसे साइबर क्राइम बढ़ने लग गई, तो उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब साइबर क्राइम जैसा कोई इशू ही नहीं था, तो वो जो सब्जेक्ट है उसको आप कहाँ दोगी? वो जो नया सब्जेक्ट है उसको हम रेजिडरी पावर्स है, और रेजिडरी जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर होती है सेंटर के पास में, हमारे इंडिया में। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें यूएस से, तो यूएस में रेजिडरी जो पावर्स है वो होती हैं स्टेट के पास में। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स को स्टडी करते हैं तो हम कंपैरिजन करके स्टडी करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है उसमें कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे सिलेबस का। ओके, तो हमारे यहाँ पर रेजिडरी पावर सेंटर के पास में है और यूएस के पास, यूएस जो कंट्री है वहाँ पर जो रेजिडरी पावर है वो स्टेट के पास में है। ओके, तो ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एजुकेशन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है राजस्थान में जो ताल छापर सेंचुरी है, राजस्थान का जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ताल छापर सेंचुरी है और वहाँ पर जो ब्लैक बग्स हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंडियन मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हीट वेव्स देखने को मिलेंगे। मार्च और अप्रैल में भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई लेवल का देखने को मिला। जो अप्रैल 2022 है उसमें हीट वेव्स देखने को मिली, और अभी आईएमडी ने डिक्लेयर किया है कि हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर मई में भी हीट वेव्स देखने को मिलेगी। हीट वेव्स आप सभी को पता है एक फिनोमिना होता है जिसमें टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर से अगर 4.5 डिग्री तक ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है हर साल से, अगर हम कंपैरिजन करें तो उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। और 6 डिग्री से भी अब वो अगर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो उसको सीवियर हीट वेव के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। हीट वेव के अगर मेजर इश्यूज अगर हम देखें तो देखो क्या कारण होता है कि हर साल प्री मानसून जो रेन होती है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस साल की अगर हम बात करें तो दिस ईयर जो प्री मानसून रेनफॉल जो है वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल रिलेटेड है हमारे आर्मी के नए चीफ बने हैं, यहाँ देखिए मनोज पांडे। उनसे क्वेश्चनिंग की गई कि किस तरीके से आप आर्मी को प्रेजेंट टाइम में देखते हो, किस तरीके की प्रॉब्लम है और किस तरीके से हम आर्मी को इम्प्रूव करेंगे। तो आर्मी के जो नए चीफ बने हैं चीफ जनरल मनोज पांडे, उन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम में नई नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही हैं। जैसे कि अगर हम देंगे तो कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे राइवलरी देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम हमारी आर्मी को नए मॉडर्नाइजेशन उसमें लाना चाहेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करके उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, उसके लिए हमारे इंडिया की आर्मी की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसको हाई स्टैंडर्ड तक इंश्योर करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, जब आर्मी चीफ से क्वेश्चनिंग किए जा रहे थे तो जो हमारे अदर चीफ है जैसे नेवी चीफ हैं और एयरफोर्स चीफ है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों के तीनों जो हमारे आर्मी चीफ जो हैं चीफ ऑफ अदर सर्विसेज, जिसमें एयरफोर्स चीफ है,
मार्शल VR चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार, वो भी वहाँ प्रेजेंट थे। और तीनों के तीनों जो हैं वो 61st कोर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी से है। तो उनसे क्वेश्चन किया गया कि किस तरीके से आप अदर जो हमारे पार्ट्स हैं सर्विसेज के उनके साथ मिलकर के काम करोगे। तो उन्होंने बोला कि हम वेल नोन तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, हम सिनर्जी, कॉपरेशन और जॉइंट मैनशिप के साथ में 3 हमारी जो सर्विसेज हैं वो एक साथ में मिलकर के वर्क करेंगी, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस का जो मेन रीज़न है, जो कोज है, उसमें हम साथ मिलकर के और बेस्ट तरीके से जो भी मूवमेंट है, जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, उसको अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ई श्रम पोर्टल को लेकर के। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने लास्ट वीक एक बात बोली कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई एक्सीडेंट होता है वर्किंग प्लेस पर, तो उनके लिए जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसको इंश्योर किया गया है कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरीके का इश्यू क्रिएट होता है तो उनको 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ओके, आप सभी को पता है कि व्हाट इज ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल जो है वो लास्ट ईयर इसको बनाया गया था ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे रिलेटेड डाटाबेस जो है वो हमारी कंट्री के अवेलेबल हो सके, और फिर उस सेक्टर को टारगेट करते हुए जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जो भी उनको हम फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पास में जब डाटाबेस अवेलेबल होंगे तभी तो उनके लिए वर्क करेंगे ना। ओके, जैसे कि हम जो हर 10 साल में हमारी सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है? उससे हमारी पॉपुलेशन का एक आइडिया लगता है कि किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रही है, हमारी पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो किस तरीके से वर्क कर रहा है, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ढंग से काम कर पा रही है नहीं कर पा रही हैं, हमारी सोसाइटी में पॉपुलेशन का कौन सा पार्ट इंक्रीज हो रहा है, ताकि अगर हम ओल्ड एज हमारे यहाँ पर ज़्यादा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करनी होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल करवानी होगी। यूथ एज ज़्यादा है तो उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए ये सारा एनवायरनमेंट हमें प्रिपेयर करना होगा। इसलिए ये जो सेंसस कंडक्ट होती है उससे हमें एक आउटलाइन, एक आउटलेयर मिलता है जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फोकस करते हुए उन टारगेट्स के ऊपर, उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर सकें। और इसी को टारगेट करते हुए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था लेबर मिनिस्ट्री ने, ताकि इसमें जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसमें जितने भी वर्कर्स लगे हुए हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हमें पता चल सकें और फिर उसके अकॉर्डिंग हम हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर केरला के एक्स MLA रह चुके हैं, उनके खिलाफ में हेट स्पीच केस रजिस्टर हुआ है। ओके, इन्होंने कुछ पॉइंट्स को लेकर के जो भी, जैसे जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसको टारगेट करते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया। ओके, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज हेट स्पीच। इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो हमें ध्यान में होने चाहिए। देखो, हेट स्पीच से रिलेटेड अगर हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो इससे रिलेटेड कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक डेफिनेशन नहीं है कि आप ये बोल सको कि व्हाट इज हेट स्पीच। ओके, कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच को लेकर के। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में किस तरीके से इंटीग्रिटी को डाइल्यूट करने के लिए ये जो एक्टिविटीज़ हैं। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि हेट स्पीच काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। हमारे जो जुडिशरी है उन्होंने तो इंटरवीन किया है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की जो भी एक्टिविटी, जो भी गैदरिंग्स हो रही हैं जहाँ पे इस तरीके के स्टेटमेंट पास हो रहे हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये वर्क है कि उनको पहले से पता होना चाहिए किस तरीके की एक्टिविटी वहाँ पर होने वाली है। ओके, तो हेट स्पीच जो है उनकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में ये बात बोला कि हेट स्पीच जनरली क्या होता है कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया, आपने कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन आपका कहीं पर रहा, आपने कुछ बोला, कुछ आपने साइन किए, कुछ आपने लिखा, इसकी वजह से अगर सोसाइटी में फियर या फिर कोई क्लैश, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई वायलेंस ये क्रिएट होता है तो आपका जो भी ये प्रोसीजर रहा, जैसे आपने कुछ लिखा, कुछ बोला, कुछ साइन किए, कुछ साइन मतलब कुछ संकेत दिए, ओके, और आपका कहीं विजिबल रिप्रेजेंटेशन जिसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ, तो उसको हेट स्पीच में काउंट कर लिया जाता है। ओके,
अब देखो इंडियन लॉ में प्रेजेंट टाइम में कैसे इसको ट्रीट किया जाता है अगर हेट स्पीच को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेक्शन 153A जो है और 505 इंडियन पीनल कोड जो है वो जनरली टेकन किया जाता है, उससे रिलेटेड जो पीनल प्रोविज़न है उनके बेसिस पर ही हेट स्पीच को प्रेजेंट टाइम में पनिश करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो लॉ कमीशन ने प्रपोज किया कि देखो जो हेट स्पीच है इसको लेकर के अलग से कुछ सेक्शन होने चाहिए और वहाँ पर इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अदर जो कमेटीज़ जिसमें बेज़बा रोहा जो कमेटी है, टीके विश्वनाथन कमेटी जो है, इन्होंने भी हेट स्पीच को किस तरीके से ट्रीट करना है, इसको लेकर के किस तरीके से पनिशमेंट करना है, ये सारी बातों को लेकर के बोला कि हमें कुछ आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में कुछ अदर सेक्शंस को ऐड किया जाना चाहिए। ओके, और हेट स्पीच को रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि भाई हमारी सोसाइटी इससे डिवाइड होती है, सोशल डिवीज़न देखने को मिलता है इसकी वजह से। जिस सोसाइटी में इंटीग्रिटी पीसफुल तरीके से सभी लोग रह रहे हैं उसमें जो हमारी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है उसके लिए एक मेजर थ्रेट है। तो हेट स्पीच को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अप्रैल में जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि 1.67 लाख करोड़ का हमारे यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो देखने को मिला। इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम लास्ट 1 ईयर से कंपैरिजन करें तो उस साल से 20% यहाँ पर हाइक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो रही है, रेगुलरली हम राइजिंग की तरफ जा रहे हैं। कोविड पैंडेमिक के बाद में भी इंडिया ने किस तरीके से अपने आप को इन सब से निकाल करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाया है, उन सभी का जो एक रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन से शो हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है। ओके, ये चीज़ें शो कर रही हैं कि हम दोबारा से बूस्टअप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, और यहाँ पर जो अरावली रेंज है उसमें गुरुग्राम वाले एरिया में जंगल सफारी जल्दी स्टार्ट की जाएगी। इससे क्या होगा कि टूरिज्म अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात बोली गई है कि देखो जो हमारे नेचुरल लवर्स हैं उनके लिए तो अच्छा आइडिया है कि उनको नेचर से ज़्यादा मीट करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस बात ये है कि जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है उनकी लाइफ में मिनिमल डिस्टर्बेंस इससे क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ अरावली रेंज और कहाँ पर लोकेटेड है। देखो जो अरावली रेंज है वो प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका ओरिजिन हुआ था, और अगर हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ये ओल्डेस्ट, पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के रूप में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो गुजरात से और यहाँ पर दिल्ली में जो रायसीना हिल्स जहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है वहाँ तक ये लोकेटेड है जो अरावली रेंज है। लेकिन गुजरात और राजस्थान का जो सर्दर्न पार्ट है वहाँ पर रेगुलर तरीके से है जो अरावली रेंज, उसके बाद में कटे फटे तरीके से, मतलब इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, तो माइनिंग की वजह से इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और उसकी वजह से ये सारी जो भी रेगुलर रेंज थी अरावली रेंज वो एक तरीके से काफ़ी कटे फटे तरीके से एग्जिस्ट करती है। देखो आप सभी को पता है राजस्थान के यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें तो डेजर्ट वाला एरिया है, तो राजस्थान के लिए और स्पेसिफिक हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर जो वेस्टर्न डेजर्ट है उसको ईस्टर्न पार्ट में या फिर अदर पार्ट में इंक्रीज होने में, बढ़ने में, एक्सपेंड होने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसको रोक के रखने का इसने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक रिस्ट्रिक्शन के रूप में ये एग्जिस्ट है, लोकेटेड है अरावली रेंज। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका नेम जो है हाईएस्ट पीक का वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें अप्सा एक्ट को लेकर के बताया गया है। आप सभी को पता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट है कि अप्सा एक्ट को कम्प्लीटली रिमूव किया जाए। पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर सिग्नल दिए हैं कि जल्द ही हो सकता है कि अप्सा एक्ट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए। अभी कुछ टाइम पहले कुछ स्टेट्स में पार्शियली तरीके से, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो अप्सा एक्ट पहले इम्प्लीमेंटेड था उसको रिमूव किया गया है। हमारे होम मिनिस्टर ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि अप्सा एक्ट के बेसिस पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को हालांकि हमने काउंटर भी किया है। यहाँ पर जो पीस और स्टेबिलिटी का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इशू था उसको हमने एस्टेब्लिश करने में अप्सा एक्ट ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी किया है। लेकिन लास्ट ईयर 2021 में दिसंबर में शायद
नागालैंड में कुछ इशू हुआ, वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो जाती है। कुछ ऐसे स्ट्रगल देखने को मिलता है आर्मी और जो सिविलियन उनके बीच में। आर्मी को लगता है कि वहाँ पर कुछ इलीगल मूवमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से आर्मी वहाँ पर अटैक करती है और वो सिविलियन जो है उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद में अप्सा एक्ट को रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ है। ओके तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अप्सा एक्ट को एंड किया जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारी पीस है, जो स्टेबिलिटी है नॉर्थ ईस्ट की, वो भी इंश्योर की जानी चाहिए कि किस तरीके से उसको इंश्योर किया जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी हमने फ्रंट पेज पर भी डिस्कस किया था हीट वेव्स को लेकर के, तो उसमें IMD ने जो डिक्लेरेशन की है कि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कल हमने देखा था कि लास्ट 122 ईयर्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो अप्रैल 2022 का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। ओके यहाँ पर अभी मई में को लेकर भी IMD ने डिक्लेयर किया है कि मई में नॉर्थ इंडिया और जो वेस्ट इंडिया है वहाँ पर टेम्परेचर और हीट वेव जैसे इशू देखने को मिलेंगे। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हीट वेव्स की वजह से, कल भी हमने डिस्कस किया था कि लास्ट 50 ईयर्स में 17,000 लोगों की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर के रूप में, कि एक इशू के रूप में, एक प्रॉब्लम के रूप में आपको इसको इंक्लूड करना है। हीट वेव से जो भी लोगों की डेथ होती है उनको लेकर के कंपनसेशन करने के लिए गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड करना है कि इस कंडीशन की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो उसको डिजास्टर के रूप में उस डेथ को ट्रीट किया जाए, और प्राइवेट और पब्लिक वर्किंग प्लेस में जो भी हीट वेव्स रिस्क है उसको किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं और किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए बेटर इक्विपमेंट जो हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर जो हमारी आयुष इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 2020 में अगर हम हर्बल मेडिसिन के मार्केट, ग्लोबल मार्केट की वैल्यू देखें तो 357.5 बिलियन डॉलर जो रहा, और इसमें एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 2022 तक आते आते ये जो मार्केट है वो 746.9 डॉलर तक का इंक्रीज हो जाएगा। चाइना में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उस इंडस्ट्री को से 2018 में रेवेन्यू जनरेट हुआ था 37.41 बिलियन डॉलर का, और IBIS वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात रखी गई है। और चाइना ने 2030 तक का प्लानिंग किया है कि उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन, चाइनीज़ मेडिसिन मार्केट जो है वो 2030 तक 737.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। 2030 तक का उनका ये टारगेट है। ओके तो हमें भी क्या करना है, जिस तरीके से चाइना ने अपना ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को इंक्रीज़ करने में अपना रोल प्ले किया है। 1982 में चाइना के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने चाइनीज़ का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसको रिकॉग्निशन दी थी फुल्ली, और 2009 से ही रेगुलर इस मेडिसिन सेक्टर में वो अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इस सेक्टर को इंक्रीज़ करने में इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। हमारे इंडिया में भी जो हमारी ट्रेडिशनल, जो हमारा आयुर्वेदा है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए 2014 में नेशनल आयुष मिशन लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ताकि जो हमारा आयुष सिस्टम है उस सेक्टर को हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रमोट कर सकें। ओके तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2022 तक हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो 23.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। ऐसा रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज 2021 की रिपोर्ट ये बात बोलती है। इंडियन हर्बल मेडिसिन जो है उसकी अभी वैल्यू 18.1 बिलियन डॉलर तक है, और आयुष सेक्टर जो है अगर हम कंपैरिजन करें 2014 से 2020 तक 17% तक उसमें हाइक देखने को मिला है। इसमें अलग अलग सेक्टर में, जैसे प्लांट डेरिवेटिव्स में 21% का, प्लांट एक्सट्रैक्ट में 14.7% का, हर्बल प्लांट में 14.3% का सेम पीरियड में, मतलब अलग अलग सेक्टर में इतना ग्रोथ, और ओवरऑल 17% देखने को मिला है। मेडिसिनल जो प्लांट है, जो NAM नेशनल आयुष मिशन का एक कंपोनेंट है 2015-16 से 2020-21, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने के लिए, उसके कल्टीवेशन के लिए, फार्मर्स को जो लैंड है उसमें नर्सरीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, इन सभी में, और फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इन सभी को लिंकिंग करते हुए जो प्रोसेसिंग है उसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इस स्कीम के अंडर इसको कंप्लीट किया गया था कि जो भी प्लांट्स हैं उनके कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी देगी, आपका स्पेशल आपको प्रोविजन
रीज़न कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे और ये सारा वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि आयुष मिनिस्टर ने बात बोली है कि 75,000 हेक्टेयर लैंड जो है वहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में मेडिकल जो प्लांट हैं उनको कल्टीवेटेड किया जा रहा है। और जल्द ही 4,000 करोड़ पैकेज, मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान जो जिसमें हर्बल कल्टीवेशन के लिए हमने टारगेट रखा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में इतना टारगेट जो है वो हम मेडिसिनल प्लांट से गेन करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आयुष इंडस्ट्री को हम फोकस कर सकते हैं, हमारे जीडीपी में एक एक्स्ट्रा रोल वो प्ले कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमारे इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो प्रमोट होगी, बल्कि हमारे इंडिया में कुछ एक्स्ट्रा एरियाज़ भी डेवलप होंगे जहाँ पर जॉब क्रिएट हो सकती हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिसमें हम एक्स्ट्रा, जैसे कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के, क्योंकि हम रेगुलर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, लेकिन उसके अलावा जो हमें एक्स्ट्रा जो हमारी लैंड एरिया है उसका हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे और इस तरीके की एक्टिविटी में इसका यूज़ करेंगे तो हमारा जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और जो हमारा अदर टारगेट्स हैं कि हमें हमारी जो नेचुरोपैथी है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसको प्रमोट करना है, उस टारगेट को भी हम अचीव कर पाएंगे। तो चाइना ने जिस तरीके से अपने टारगेट लिए हैं उस तरीके से ही इंडिया को अपने टारगेट लेने चाहिए। और यहाँ पर देखो नीति आयोग ने तो अपनी एक कमेटी, इसके अलावा 4 वर्किंग ग्रुप ऑन इंटीग्रेटिव मेडिसिन, 50 एक्सपर्ट्स पूरे कंट्री से उन्होंने लिए हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में एजुकेशन, रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी सेक्टर में काम करने के लिए इस कमेटी को रख भी दिया है कि ये कमेटी जो है वो आयुष सिस्टम को इंटीग्रेशन तरीके से काम करे और जो हमारी कंट्री का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए काम करे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर साउथ एशिया को लेकर के कुछ डाटा है और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो साउथ एशिया में जो एजुकेशन है, वीमेन का जो एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है, फर्टिलिटी रेट जो है टोटल वो भी डिक्रीज हुई है, लेकिन जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो कम रहा है। इससे ये शो होता है कि साउथ एशिया में जो वीमेन का जो पुअर पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ये हमें शो करता है कि यहाँ पर सोशल नॉर्म्स और एटीट्यूड जो है अभी भी जेंडर के प्रति वो काफ़ी डिफरेंट है। ओके, कंपैरिजन टू अगर हम वेस्ट एशिया या वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर जो नॉर्दर्न अफ्रीका है उनसे हम करें तो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर और यहाँ पर दिल्ली को लेकर के बताया गया है कि दिल्ली में ड्यूल गवर्नेंस देखने को मिल रही है। दिल्ली में एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक वहाँ के जो एलजी हैं जो हर बात में एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लेकर के काम चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जुडिशरी है उसमें भी डिस्कशन हुआ है, जुडिशरी की जो बेंचेज हैं उन्होंने भी अब इसको लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये चीज़ जो है वो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में जो दिल्ली है उसको एक तरीके से इंटीग्रेटेड किया गया, लेकिन 2014 में इसको एनसीटी का जो दर्जा है वो दिया गया। यहाँ पर टाइम टू टाइम जो दिल्ली को गवर्न करने के लिए जो एक्ट है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। आप सभी को पता है 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो रूल नहीं बना सकती है और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एनक्रोच करने की कोशिश करती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी वेस्ट बंगाल के एमपी जो हैं वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिलते हैं कि जो जूट इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जूट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल जो है वो डायरेक्टली मिल्स जो हैं उनको नहीं मिलता है। मिल को जो जूट मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल, वो एक किसी इंटरमीडिएट के थ्रू मिलता है, जिससे काफ़ी हाई लेवल पर जो मिल्स हैं उनको जूट का रॉ मटेरियल मिल पाता है। फिर जूट से जो प्रोडक्ट बनते हैं मैक्सिमम यहाँ से सैक बनते हैं और सैक का यूज़ किया जाता है अदर सेक्टर में क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनको एक तरीके से टाई अप करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू कम है और जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मिलिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। हमारे इंडिया में जो जूट सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है और बांग्लादेश इन सभी में इनका काफ़ी ओवरऑल अच्छा प्ले है। लेकिन 2020 में जब अम्फान साइक्लोन आया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राइसिस क्रिएट हो गया। तो जूट इंडस्ट्री को इस क्राइसिस से निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर और यहाँ पर जो हमारे
इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। इसको लेकर के यहाँ बताया गया है कि रो सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर, यूनियन होम सेक्रेटरी, ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिन पे अभी तक किसी भी वीमेन को अपॉइंट नहीं किया गया है। तो अब ये सीट वैकेंट होने वाली हैं। अब देखा जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके की जो वैकेंसीज है उनको किस तरीके से फिल किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हीट वेव्स को लेकर के ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को हमें इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट न्यूज पेज नंबर 10 पर जो पटियाला में इशू देखने को मिला, आप सभी पता है सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से एक इशू क्रिएट हुआ था। 2019 से सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमारे इंडिया में बैन कर दिया गया है। ओके, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व था, जिसके बेसिस पर उस एनजीओ को बैन कर दिया। यूएस बेस्ड वो एनजीओ है और 2007 में उसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके ऊपर ये आरोप है कि वो खालिस्तानी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने में इंडिया में हेल्प करता है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।